क्या आपको पता है कि जो पानी आज हम पीते हैं वो असल में वही पानी है जो 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स पिया करते थे। शायद इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हमारी धरती पर पाया जाने वाला पानी सच में बहुत बहुत पुराना है। असल में धरती पर मौजूद पानी डायनासोर से भी कहीं ज़्यादा पुराना है। वैज्ञानिकों का अंदाज़ा है कि धरती पर मौजूद पानी कम से कम 4.6 बिलियन साल यानी 460 करोड़ साल पुराना है। और आज धरती पर झीलों, नदियों, महासागरों, ग्लेशियर्स में, यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे और बादलों में जितना भी पानी मौजूद है वो लगभग उतना ही है जितना करोड़ों साल पहले हुआ करता था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी रिसाइकिल होता रहता है, पानी का चक्रण होता रहता है, यानी एक ही पानी बार बार इस्तेमाल होता रहता है। और यहीं से शुरुआत होती है जल चक्र की, वाटर साइकिल की। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी ज़मीन से आसमान तक जाता है और फिर वापस ज़मीन पर लौट आता है, और ये लगातार चलता रहता है। इस चक्र के, इस साइकिल के दौरान पानी अपना रूप भी बदलता है। मज़े की बात तो ये है कि पानी धरती पर एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कुदरती तौर पर 3 अलग अलग रूपों में पाई जाती है: ठोस, द्रव और गैस। आपने पानी के इन सभी अलग अलग रूपों को ज़रूर देखा होगा। जब बहुत गर्मी होती है तो हम अपने ग्लास के पानी या जूस में थोड़ी बर्फ़ डालते हैं। ये बर्फ़ पानी का ठोस रूप, सॉलिड रूप है। या जब आप खाना गर्म करते हैं तो खाने में से वाष्प, या आसान भाषा में कहें तो भाप निकलती हुई दिखाई देती है। ये भाप या वाष्प पानी का गैसीय रूप है जिसे जल वाष्प या वाटर वेपर कहते हैं। अब जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हम खुले और विशाल समुद्र के बारे में ज़रूर सोचते हैं। धरती का 95%, 95% से भी ज़्यादा पानी महासागरों में ही है। तो जल चक्र की कहानी को शुरू करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। यहाँ सूरज की गर्मी समुद्र की सतह पर मौजूद पानी को इतना गर्म कर देती है कि वह वाष्प में, वाटर वेपर में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। अब यह वाष्प पानी से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर आसमान की तरफ उठने लगती है। हालांकि जैसे जैसे वाष्प ऊपर जाती है, आसमान में, वायुमंडल में तापमान ठंडा होने लगता है, और इसकी वजह से वाष्प ठंडी होकर वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिन्हें हम बादलों के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। फिर हवा इन बादलों को पूरी धरती पर यहाँ वहाँ ले जाती है। जैसे जैसे बादल में पानी की और भी ज़्यादा बूंदें जमा होने लगती हैं, बादल भारी होता जाता है। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण ये पानी बादलों से निकलकर वर्षा के रूप में वापस ज़मीन पर गिर जाता है। इस प्रक्रिया को वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लेकिन अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो पानी की बूंदें जम सकती हैं और बर्फ़ बन सकती हैं। ये बर्फ जमीन पर गिरेगी और आखिर में पिघलकर फिर से पानी बन जाएगी, जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बहकर किसी झील या नदी में जा मिलेगा और फिर वहां से वापस महासागर में पहुंच जाएगा, जहां से ये पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो ये तो सिर्फ एक रास्ता था जिससे पानी जल चक्र से गुजरता है। लेकिन बर्फ के पिघल कर नदी में बहने के बजाय ये भी हो सकता है कि बर्फ किसी ठंडे ग्लेशियर का हिस्सा बन जाए और वहाँ बहुत बहुत लंबे समय तक, हजारों साल तक जमी रहे। या फिर बारिश का पानी ज़मीन के अंदर रिस सकता है और भूजल या ग्राउंड वाटर बन सकता है, जिसे पौधों की जड़ें सोख लेती हैं, और फिर पौधों द्वारा सोखा गया पानी वाष्प में बदल सकता है और पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, तो स्टोमेटा से निकलकर यह पानी वापस हवा में मिल सकता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पौधों की जड़ों द्वारा सोखे जाने के बजाय ये भूजल जमीन के अंदर ही किसी जलभृत यानी एक्विफर या झील, नदी या महासागर तक पहुंच जाए। तो पानी के लिए ऐसे बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं और यह जल चक्र काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि धरती पर मौजूद पानी की मात्रा समय के साथ लगभग एक जैसी ही रहती है। ये बस एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। पानी मौसम, भूगोल, सूरज की गर्मी और गुरुत्वाकर्षण जैसी चीज़ों के आधार पर कभी कभी अपना रूप बदलता रहता है। कभी ये ठोस हो जाता है, कभी द्रव हो जाता है, तो कभी गैस हो जाता है। अब हम जानते हैं कि धरती पर जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक है और दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के लिए साफ पानी, फ्रेश वाटर, एक बहुत ही सीमित संसाधन है।
जल चक्र में होने वाले बदलावों का असर हम सब पर, हमारे जीवन पर पड़ सकता है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, खेतीबाड़ी हो, ऊर्जा उत्पन्न करना हो, हमारी स्वच्छता हो या फिर सबसे ज़रूरी हमारा पीने का पानी हो। पानी के बिना, जल के बिना जीवन असंभव है और इसीलिए जल चक्र को समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ ही ये जानना बहुत मज़ेदार भी है कि हम वही पानी पीते हैं जो कभी डायनासोर पिया करते थे।